डियर स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट चैप्टर का हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करते हैं। तो लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सोडियम एटम क्रिस्टलाइज इन बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम। तो 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम में हमें कैलकुलेट करना है कि उतने ग्राम में कितने यूनिट सेल हैं। हम पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि 4.6 ग्राम में कितने एटम हैं। जैसे मोल कंसेप्ट से करते थे तो 1 मोल ऑफ जो सोडियम होता है वो जितना इसका एटॉमिक मास है उतना ही होता है 23 ग्राम, और उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो इतने ग्राम में तो होते हैं इतने एटम। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 4.6 ग्राम में कितने होंगे। तो 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम विल हैव इतने एटम 6.02 इंटू 10⁻23। ये डिवाइड करेंगे 23 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 4.6 से। तो ये 4.6 को ये 46/10 कर देंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 ये 12.04 इंटू एक, क्योंकि नीचे 10 आया था तो ये इतने एटम्स आ जाएंगे। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं सोडियम के इतने ग्राम में। लेकिन यूनिट सेल कितने हैं, हमें तो यूनिट सेल कैलकुलेट करना है। और आपको ये पता है कि सोडियम जो है वो बीसीसी यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज हो रहा है। तो आपको बीसीसी में आपको याद है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो है वो पहले कैलकुलेट किया हुआ है कि उसके कॉर्नर पर होते हैं। कॉर्नर पर 8 होते थे 1/8, और एक पार्टिकल बॉडी सेंटर में तो इस तरह से आ जाता था 2। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि पर यूनिट सेल का मतलब 1 यूनिट सेल में 2 एटम्स होते हैं, 2 एटम्स। तो इसका मतलब 2 एटम से 1 यूनिट सेल बनता है। तो इतने एटम से कितने यूनिट सेल बनेंगे, तो ये आपको 2 से क्या करना पड़ेगा, 2 से ये डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि बीसीसी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होते हैं 2। एक यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं, मतलब 2 एटम से 1 यूनिट सेल बनता है। तो इतने एटम से कितने यूनिट सेल बनेंगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो वो आपको इसको 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करके ये वही आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻22। तो इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल होते हैं 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम में। तो उम्मीद है कि ये सिंपल सा एक है, बस ये डिवाइड करना है यूनिट सेल निकालने के लिए। एक बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। तो इस तरह का मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि आपको ये थोड़ा सा बेटर समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl। तो इतने ग्राम में NaCl के कितने यूनिट सेल बनेंगे। तो पहले की तरह करते हैं। 1 मोल ऑफ जो NaCl होता है वो जितना इसका मॉलिक्यूलर मास है वो है 58.5, Na का 23 और इसका 35.5 जोड़ के इतना आ जाएगा। तो इतने ग्राम में इतने NaCl मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 NaCl। तो इतने ग्राम में होते हैं इतने, तो इतने में कैलकुलेट कर लेना है। तो इसमें कैलकुलेट करेंगे इतने ग्राम ऑफ NaCl जो है दैट विल कंटेन कितने NaCl 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये इतने ग्राम में तो इतने हैं 58.5, और आपको कैलकुलेट करना है 5.85 में। तो जब 5.85 में डिवाइड कर इस कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6.02 इंटू, क्योंकि इसको डिवाइड करके ये 10 आएगा नीचे तो ये एक पावर कट जाएगी। तो इतने NaCl मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने फार्मूला यूनिट उसके अंदर होंगे इतने के अंदर। अब NaCl का अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है तो 1 यूनिट सेल उसमें कंटेन्स 1 यूनिट सेल कंटेन। तो उसमें आपने पढ़ा था कि 4 NaCl यूनिट्स होते हैं, उसमें 4 Na और 4 Cl होते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक उसका स्ट्रक्चर था। तो जहाँ पे आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें ये बात बताई गई है कि एक यूनिट सेल के अंदर ऐसे 4 Na और 4 Cl आ जाते हैं। तो 4 NaCl से बनता है 1 यूनिट सेल।
तो इतने NaCl से कितने यूनिट सेल बनेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो करते हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए हमें इसको करना पड़ेगा 4 से डिवाइड। तो ये 4 से आप डिवाइड कर लेना, तो ये 1.0505 इंटू 10^22, तो ये आ गया है नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो इस तरीके से आप ये इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड। इफ़ NaCl इज डोप्ड विद 10⁻³ मोल परसेंटेज ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज। तो जब आपने इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ा था तो उसमें Na की जगह जब स्ट्रोंशियम क्लोराइड डालते थे स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव, तो आपको पता है कि 1 स्ट्रोंशियम डालने से 1 वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो हम जितना ये डालेंगे उतनी ही कंसंट्रेशन होगी कैटायनिक वैकेंसी की। तो इसके लिए आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो है वो पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो डेफिनेशन, ये जो स्टेटमेंट है इसकी, NaCl डोप्ड विद 10⁻³ मोल परसेंट का मतलब है कि 100 जो मोल्स हैं NaCl के, उसमें इतने मोल्स स्ट्रोंशियम के डाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 मोल्स of NaCl are doped with इतने मोल्स 10⁻³ ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड। तो जो कंसंट्रेशन निकालते हैं वो पर मोल निकालते हैं। तो 1 मोल में देखते हैं कितना होगा। 1 मोल में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 100 से, तो ये आ जाएगा कितने मोल्स ऑफ ये स्ट्रोंशियम क्लोराइड आ जाएगा, 10⁻⁵ आ जाएगा। तो इसमें अगर आपको वैकेंसीज निकालनी है, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, वो 6.02 इंटू 10⁻23, तो वो उसमें हम निकाल लेंगे तो कंसंट्रेशन कितनी आएगी, इसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये करके आपके पास आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻18। तो ये कंसंट्रेशन 1 मोल में हमने कैलकुलेट कर ली है कैटायनिक वैकेंसी की। तो इस तरह का ये एक NCERT में क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ये आपको बड़े ध्यान से समझना है कि मोल परसेंट का मतलब होता है कि 100 मोल्स में इतना दिया हुआ है तो 1 मोल में कितना। तो वैसे ये आंसर आ ही गया था, लेकिन उसको अगर कितनी एक्चुअल वैकेंसीज हैं तो वो आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह का ये क्वेश्चन NCERT में है क्योंकि, तो ये भी आपको ज़रूरी करना है। तो आगे एक और क्वेश्चन करते हैं NCERT बुक से ही। तो इसको पहले स्टेटमेंट समझिए। एल्युमिनियम क्रिस्टलाइज इन ए क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर, मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है CCP। इट्स मेटेलिक रेडियस इज़ 125 पिकोमीटर। तो इसका जो रेडियस है वो 125 पिकोमीटर है। तो हमें करना क्या है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल। तो मतलब कि उसका यूनिट सेल की लेंथ निकालनी है एज लेंथ जो A होती है। और आगे भी क्वेश्चन है, हाउ मैनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्युमिनियम। इसको हम बाद में करेंगे, पहले A निकाल लेते हैं। तो एक तो ये याद रखना है कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज़ FCC, वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ही है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बता रखा है। और इसके लिए जो रेडियस आपको फार्मूला बताया था 2√2a था, रेडियस निकालने का फार्मूला जो पहले आपको बताया जा चुका है। यहाँ से अगर आप A निकालेंगे तो R को इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2√2 इंटू R हो जाएगा। तो A निकाल लेते हैं पहले। 2√2 की वैल्यू है 1.414 और R की जो है 125 पिकोमीटर है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा अब 354 पिकोमीटर। तो ये आपका A तो आ गया है ईजिली। तो इसका ये पिकोमीटर में दे रखा था रेडियस, तो A भी आया है पिकोमीटर में। तो आगे जो हमें करना है, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ यूनिट सेल। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ऐसे एक क्यूब है जिसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट, जिसका मतलब वॉल्यूम जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो उसमें ऐसे से कितने यूनिट सेल आ जाएंगे। तो उसके लिए A भी आपको, अगर इस A से आप वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम भी आपको किस में चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब में। कुछ बुक्स में ये न्यूमेरिकल ऐसे यहाँ पे 1 मीटर क्यूब में दे रखा है, तो उस केस में आपको यहाँ पे वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा मीटर क्यूब में। लेकिन हमें अभी तो बनाने पड़ेंगे पिकोमीटर के सेंटीमीटर। तो ये जो A है
354 पिकोमीटर है। तो पिकोमीटर के सेंटीमीटर आपको याद होगा कि ऐसे -10 कर दें। अगर मीटर करेंगे तो -12 करेंगे, अगर आपको सेंटीमीटर बनाने हैं तो 10⁻10 सेंटीमीटर कर देते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ क्योंकि हमें क्यूब करना है, तो 354 का क्यूब करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये 3.54 × 10⁻², तो ये यहाँ पर एडजस्ट करके ये -8 आ जाएगा सेंटीमीटर में ए। तो जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा, वॉल्यूम ऑफ जो यूनिट सेल होता है वो होता है A³। तो हम करने जा रहे हैं इसका क्यूब। देखिए 354 लिखते तो क्यूब करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता, तो 3 का क्यूब आप इजीली कर सकते हैं, 4 का भी कर सकते हैं। तो उनके बीच में कहीं ये 3.5 का आएगा तो वो आपको आसानी से कैलकुलेशन पॉसिबल हो पाएंगी। तो 3.5 का ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो 44.4 आ जाएगा, और 10⁻⁻8 का आ जाएगा -24, और ये वॉल्यूम आ गया है सेंटीमीटर क्यूब में। उस एक यूनिट सेल का, जो एल्युमिनियम का एक यूनिट सेल बनता है, तो उसका जो वॉल्यूम आया है वो इतना आया है। और आपको जो ये इतना सा छोटा सा वॉल्यूम है, और आपको जो कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में क्या है वो देखिए, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द यूनिट सेल। ये एक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द यूनिट सेल है, इसके अंदर ऐसे से कितने यूनिट सेल आ सकते हैं। तो ये एक छोटा सा है, इसके अंदर पूरे 1 सेंटीमीटर के अंदर ये कितने आएंगे। तो इसका वॉल्यूम आपको दे रखा है और बड़े का वॉल्यूम दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो आपको इस 1 सेंटीमीटर से इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने यूनिट सेल आ सकते हैं। तो ये बहुत मुश्किल है समझना कि ये कितने यूनिट सेल आएंगे। तो किसको किससे डिवाइड करना है, 1 एक बड़ी वैल्यू है, ये एक छोटी वैल्यू है, इससे ही आपको डिवाइड करना है, तभी पता चलेगा कि कितने यूनिट सेल इसमें आने वाले हैं। तो नंबर ऑफ़ यूनिट सेल जो हैं वो कैसे कैलकुलेट होंगे, 1 को इससे डिवाइड करना है इंटू 10⁻⁻24। तो ये -24 ऊपर जाके हो जाएगा +24, और ये 44.4 हो जाएगा। अगर आप 100 अलग कर लें और 100 को 44 से डिवाइड कर दें तो वो अप्रोक्सीमेटली 2.25, और पावर जो है वो अब रह जाएगी 10⁻22। तो इस तरह से नंबर ऑफ़ यूनिट सेल जो हैं वो कैलकुलेट हो सकते हैं। तो ये स्टेप आपको ज़रूर समझना है कि हमने इसको इससे डिवाइड क्यों किया है। इस तरह का ये एक न्यूमेरिकल NCERT बुक में दिया हुआ है, तो ये आपको ज़रूर कर लेना है। आगे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी NCERT से है और ये CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2019 में आया हुआ है। तो इसको समझते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है पर आप समझ जाएंगे। एनालिसिस शोज दैट निकल ऑक्साइड हैज़ फार्मूला Ni.98O1 है। अगर मतलब ये 100 है तो ये 98 है, अगर ये 1 है तो ये 0.98 है निकल और ऑक्सीजन की रेशियो। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट एज निकल 2 पॉजिटिव एंड निकल 3 पॉजिटिव आयन। तो इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पहले तो समझना है कि निकल जो ऑक्साइड होता है वैसे तो ऐसा फार्मूला होना चाहिए, क्योंकि निकल 2 पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन जो है वो 2 नेगेटिव होता है। लेकिन कभी कभी निकल 2 पॉजिटिव की बजाय 3 पॉजिटिव भी होता है, तो ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अगर ये 100 ये होते और 100 ये होते तो 200 तो नेगेटिव चार्ज होता, 200 पॉजिटिव चार्ज होता, तो चार्ज इक्वल ही होता है। तो चार्ज तो अभी भी इक्वल ही है, क्योंकि इसमें कुछ निकल 2 पॉजिटिव निकल 3 पॉजिटिव से रिप्लेस हो गए हैं। तो हमें देखना ये है कि कितने निकल 2 पॉजिटिव वाले हैं और कितने निकल 3 पॉजिटिव वाले हैं, ताकि चार्ज इक्वल रहे। तो जो नेगेटिव चार्ज होने वाला है वो तो 200 ही है, पॉजिटिव चार्ज भी 200 ही होना चाहिए, चाहे वो निकल 2 पॉजिटिव हो या 3 पॉजिटिव हो। तो वो देखते हैं कैसे हो सकता है। तो निकल टोटल 100 ही है, मैं 100 से समझा रहा हूँ, तो उसी तरह से आप 1 से कर सकते हैं। जैसे 100 में से 98 ले लेंगे या 1 में से 0.98। तो अगर 100 निकल 2 पॉजिटिव होते तो ये निकल 2 पॉजिटिव हैं 1 2 और 3, इस तरह से मैं 3 और बनाता हूँ। ये सब 2 पॉजिटिव हैं, तो मैंने 6 बना लिए हैं। तो 100 में से 6 गए तो बाकी 94 निकल 2 पॉजिटिव अभी और आगे पड़े हैं, तो वो मैंने नहीं बनाए। तो अब हम करते हैं, और ऑक्सीजन तो 100 ही है, तो उनका चार्ज वो 200 नेगेटिव चार्ज है। तो इफ़ निकल 2 पॉजिटिव आर रिप्लेस्ड, सम ऑफ द निकल 2 पॉजिटिव आर रिप्लेस्ड बाई निकल 3 पॉजिटिव। अगर हम इन जो हमने ये लिए हैं 6 निकल 2 पॉजिटिव,
इनको यहाँ से हटा दें और इनकी जगह पे डालें निकल 3 पॉजिटिव। तो देखते हैं क्या होता है। निकल 3 पॉजिटिव, निकल 3 पॉजिटिव, निकल 3 पॉजिटिव, निकल 3 पॉजिटिव। तो जब मैं 2 पॉजिटिव हटा के 3 पॉजिटिव डालता हूँ तो 2 जगह खाली छोड़ देता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये 6 निकल 2 पॉजिटिव थे, उनकी जगह अगर मैं सिर्फ 4 ही निकल 3 पॉजिटिव डालता हूँ तो हमारा चार्ज इक्वल हो जाता है। देखिए इन पर चार्ज कितना था 12 पॉजिटिव और इन पर भी कितना है 4 × 3 12 पॉजिटिव। तो इसलिए 2 जो है यहाँ पे खाली जगह हो जाती हैं। तो 100 में से 2 जगह खाली हो जाती हैं तो इनका फार्मूला मतलब इनकी जो रेशियो हो जाती है वो ये हो जाती है। ऐसा तब होता है अगर 6 निकल 2 पॉजिटिव की जगह पे आप 4 निकल 3 पॉजिटिव डालें। तो ये हमने हटा दिए, उनकी जगह पे ये डाल दिए। तो टोटल हमारे पास निकल जो हैं वो कितने हैं 98 हैं। तो 4 तो इसमें 3 पॉजिटिव वाले हैं और 94 जो हैं वो क्या हैं 2 पॉजिटिव वाले हैं। ये हमें फाइंड आउट करना था कि कितने 3 पॉजिटिव वाले हैं और कितने 2 पॉजिटिव वाले हैं। तो हमने वो फाइंड आउट कर लिया है कि निकल 3 पॉजिटिव वाले 4 हैं और 94 जो हैं वो 2 पॉजिटिव वाले हैं और टोटल निकल जो है वो 98 है। इनका अगर आप टोटल चार्ज निकालेंगे 4 × 3 करेंगे और 94 × 2 करेंगे तो ये उतना ही आ जाएगा जितना कि ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज बनता है 200। तो ये आप कैलकुलेट करके देख लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस तरह से थ्योरेटिकली नहीं कर सकते हैं। तो आपने इस फार्मूले से देख लिया है कि निकल जो है वो कितने हैं 98 हैं, उसमें से कुछ तो 2 पॉजिटिव वाले हैं और कुछ 3 पॉजिटिव वाले हैं। तो निकल 3 पॉजिटिव वाले जो हैं आप सपोज कर लेते हैं कि वो x हैं। तो यहाँ पे निकल 3 पॉजिटिव हो जाएंगे 98 - x, क्योंकि 3 पॉजिटिव को हमने x मान लिया है। तो निकल ये होंगे 2 पॉजिटिव। तो 2 पॉजिटिव वाले जो निकल हैं वो हो जाएंगे 98 - x, क्योंकि टोटल निकल जो है वो 98 है और x जो है वो 3 पॉजिटिव वाले और 2 पॉजिटिव वाले उसमें से हो जाएंगे 98 - x। तो इसके ऊपर और इसके ऊपर जो चार्ज है वो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा और टोटल नेगेटिव चार्ज है हमारे पास 200। तो चार्ज को इक्वलाइज करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो 3x + 2 × 98 - x, तो वो होगा टोटल नेगेटिव चार्ज के जो है 200। तो यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करके आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आसानी से 4। तो इसका ये मतलब हुआ कि 4 तो हो गए निकल 3 पॉजिटिव और बाकी 98 - 4 जो हैं वो 94 जो निकल हो गए वो हो गए 2 पॉजिटिव। तो तो इसका आंसर ये है आउट ऑफ 98 निकल जो हैं 94 जो निकल हैं वो 2 पॉजिटिव वाले हैं और 4 जो हैं वो निकल 3 पॉजिटिव वाले हैं। तो इनका अगर आप चार्ज कैलकुलेट करें तो टोटल पॉजिटिव चार्ज वो 200 ही हो जाता है। तो ये मैंने आपको आउट ऑफ 98 बताया है। जैसे वो क्वेश्चन में व्हाट फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब फ्रैक्शन में मतलब कि आप चाहें तो 100 में निकाल सकते हैं कि 98 में से तो 94 हैं तो 100 में से कितने, तो वो 96% आ जाता है। निकल 2 पॉजिटिव आ जाता है 96% और निकल 3 पॉजिटिव आ जाता है ये 4%। तो इस तरह से ये आंसर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको कैलकुलेशन है इसमें थोड़ी सी, तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। तो आगे हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करते हैं। एक ये क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है कि वाई FeO इज़ नॉन स्टेंशियोमेट्रिक विद फार्मूला दिस Fe 0.95O1। तो ये जो इनकी रेशियो है Fe और O की, अगर O 100 है तो ये 95 है, तो ये इसके इक्वल नहीं है। अगर सभी Fe 2 पॉजिटिव होते, ऑक्सीजन तो 2 नेगेटिव होता ही है, तो फिर ये इक्वल ही होते। तो इसका सिंपल आंसर जो आपने पिछले न्यूमेरिकल में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग दिस इज़ बिकॉज सम ऑफ द Fe2 पॉजिटिव आर रिप्लेस्ड बाई Fe3 पॉजिटिव, क्योंकि कुछ Fe2 पॉजिटिव जो हैं हम Fe3 पॉजिटिव से रिप्लेस कर देते हैं तो वहाँ पे कुछ खाली जगह आ जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर Fe2 पॉजिटिव आपके पास 3 हैं तो उन तीनों को अगर हटा के उसकी जगह पे Fe3 पॉजिटिव लगाया जाए
तो आप समझ गए होंगे कि वो दो ही जगह पे आएगा और एक जगह क्या होगा, एक वॉइड आ जाएगी, एक खाली जगह बच जाएगी। तो इस तरह से टोटल एफ कम हो जाएंगे। तो इस तरह से 5 बार होगा तो इसका मतलब है कि वो 95 हो जाएगा उसके 100 के कंपेरेटिवली। तो इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर यही है, दिस इज बिकॉज सम ऑफ द Fe2 पॉजिटिव आर रिप्लेस्ड बाई Fe3 पॉजिटिव। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। तो आगे हम देख लेते हैं व्हाट इज़ डिसलोकेशन। तो डिसलोकेशन क्या है, तो जैसे आपने डिफेक्ट्स वगैरह में पढ़े थे, तो जो यूनिट सेल का इस तरह से प्लेन होता है तो वो सभी यूनिट सेल इसके बिल्कुल सिमेट्रिकल होने चाहिए, मतलब कि ऐसे होना चाहिए, दूसरा यूनिट सेल इसके बिल्कुल प्लेन ऊपर से मिलना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। तो ये इसमें एक इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हो जाती है, मतलब ये आप मान लें कि ये ऐसे हो जाता है थोड़ा सा इस टाइप से। तो अगर ऐसे हो गया है तो ये दिस इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो व्हाट इज डिसलोकेशन डिफेक्ट के केस में, क्रिस्टल के केस में, इट इज़ द इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन। तो प्लेन की ओरिएंटेशन डिफरेंट होने से वो हिल जाता है, तो जिसको हम बोलते हैं क्या है, डिसलोकेशन। तो ये क्वेश्चन था। तो आगे हम करते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में रिसेंटली आया है, 2 बार लगातार आया है। तो जिंक ऑक्साइड बिकम्स येलो ऑन हीटिंग। तो जिंक ऑक्साइड जो है वो हीटिंग करने से येलो क्यों हो जाता है। यह एक और क्वेश्चन है कि जिंक ऑक्साइड इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है। तो उसके लिए आपको ये वाली रिएक्शन लर्न करनी है, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब हीटिंग करते हैं तो ये रिएक्शन हो जाती है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और जिंक 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिंक आयन और 2 इलेक्ट्रॉन इनकी मूवमेंट की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो किसी इंटरस्टिशियल साइड में ट्रैप हो जाते हैं तो जो कलर प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आपको बताया हुआ है कि उसमें एफ सेंटर बन जाता है। एफ सेंटर जो है, एफ का मतलब हमने बताया था फार्ब एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब आपको बताया गया था कलर। तो इस इलेक्ट्रॉन के ट्रैप होने की वजह से इंटरस्टिशियल साइड में जिंक ऑक्साइड हीटिंग पर देता है कलर। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ सकते हैं, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जो इस चैप्टर को आप सारी वीडियोस अगर आप हमारी देखेंगे तो मैंने बहुत सारे छोटे छोटे की पॉइंट्स बताए हैं, आप उनको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, उनको लर्न कीजिए, उन्हीं के ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। तो वो सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह जो अनसॉल्व छोड़े हैं तो वो कर लीजिए। तो इस चैप्टर की बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है।